तो सीटीटी 2026 परीक्षा अब दरवाजे पर ही है। जी बिल्कुल। और ये वो समय है जब तैयारी का मतलब कुछ नया सीखना नहीं होता, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जो सीखा है उसे हम्म। उसे और बेहतर और धारदार बनाना होता है। बिल्कुल। आज हमने जो स्रोत खंगाले हैं वो इसी के लिए हैं। हम्म। हमारे पास है फिजिक्स वाला की अंतिम समय की रणनीति, शिक्षा निकेतन का एक महामैराथन वीडियो जो बाल विकास मतलब सीडीपी की गहराइयों में उतरता है, जी। और साथ ही स्मार्ट स्टडी जोन और टू द पॉइंट से वो कमाल की तरकीबें जो पेडागोजी के लंबे सवालों को चुटकियों में हल करने का दावा करती हैं। बिल्कुल। आज हमारा मकसद सिर्फ यह जानना नहीं है कि क्या पढ़ना है, बल्कि यह समझना है कि कैसे सोचना है। अच्छा। हाँ, हम दो काम करेंगे। पहला, बाल विकास के जो बुनियादी सिद्धांत है उनकी नींव को मजबूत करेंगे, और दूसरा, उन सवालों से निपटने का एक तरीका सीखेंगे जहाँ जहाँ ज्ञान से ज्यादा टाइम मैनेजमेंट काम आता है। चलिए इसकी परतें खोलते हैं और देखते हैं कि सीटीईटी के सीडीपी सेक्शन में 30 में से 30 अंक पक्के करने का वो रास्ता आखिर दिखता कैसा है। शिक्षा निकेतन के स्रोत में एक बहुत मजबूत बात कही गई है कि सीडीपी इस परीक्षा की रीढ़ की हड्डी है। ये सिर्फ 30 नंबर का एक सेक्शन नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया है? ये एक बहुत ही दिलचस्प अवलोकन है। देखिए, सीडीपी से सीधे 30 सवाल तो आते ही हैं, वो तो साफ है। हाँ, वो तो है। लेकिन इसका असली जादू या कहूं कि असर वो बाकी विषयों की पेडागोजी में दिखाई देता है। अच्छा। आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित या ईवीएस के जो 15-15 पेडागोजी वाले सवाल हैं, उन्हें तब तक असरदार तरीके से हल नहीं कर सकते जब तक आप ये ना समझें कि एक बच्चा सीखता कैसे है, सोचता कैसे है। तो अगर आपकी सीडीपी मजबूत है तो आप असल में 30 नहीं बल्कि 90 से ज्यादा अंकों की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, आप 90 से ज्यादा अंकों की नींव रख रहे हैं। ये पूरे पेपर का आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है। 90 से ज्यादा अंक, ये तो पूरा गेम चेंजर है। अच्छा, सिलेबस को देखें तो इसमें 3 मुख्य हिस्से हैं। बाल विकास के 15 प्रश्न, समावेशी शिक्षा के 5 और अधिगम शिक्षा शास्त्र के 10। जी। तो चलिए सबसे बड़े हिस्से से शुरू करते हैं, बाल विकास। इसमें वो कौन सा एक कॉन्सेप्ट है जिसे समझे बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है? सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी अंतर वो है वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट के बीच का। ग्रोथ और डेवलपमेंट। हाँ, अक्सर लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। स्रोत में इसे समझाने के लिए एक हाथी की बहुत ही कमाल की कहानी है। अच्छा, बताइए। एक आदमी एक विशाल हाथी को बस एक पतली सी रस्सी से बंधा देखकर हैरान रह जाता है। वो महावत से पूछता है कि इतना बड़ा जानवर इस मामूली रस्सी को क्यों नहीं तोड़ रहा। हाँ, ये तो कोई भी सोचेगा। महावत ने जवाब दिया, जब ये हाथी छोटा था तब भी मैं इसे इसी रस्सी से बांधती थी। उस उम्र में ये रस्सी उसे रोकने के लिए काफी थी। उसने हजारों बार कोशिश की पर तोड़ नहीं पाया। धीरे धीरे उसने मान लिया कि ये रस्सी कभी नहीं टूटेगी। अब देखिए, आज उस हाथी का शरीर बहुत बड़ा हो गया है, यानी उसकी वृद्धि तो हो गई, लेकिन उसकी सोच वहीं अटकी हुई है। बिल्कुल, यानी उसका विकास नहीं हुआ। वाह, क्या शानदार तरीका है समझाने का। तो अगर मैं सही समझ रहा हूं तो वृद्धि सिर्फ शारीरिक है जिसे हम माप सकते हैं। जी, जैसे लंबाई, वजन। और ये एक उम्र के बाद मतलब परिपक्वता आने पर रुक जाती है? एकदम सही। जबकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भ से कब्र तक यानी वूम टू टूम चलती है। ये कभी नहीं रुकती? कभी नहीं। यह मात्रात्मक होने के साथ साथ गुणात्मक भी है। इसमें सिर्फ शरीर नहीं बल्कि 4 मुख्य आयाम शामिल हैं: शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक। मतलब फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। पीसीएसई। हाँ, पीसीएसई। और ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं। सोचिए, अगर एक बच्चा शारीरिक रूप से बीमार है तो क्या उसका पढ़ाई में मन लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसका संज्ञानात्मक विकास प्रभावित हुआ। वो दोस्तों के साथ खेलेगा? नहीं। मतलब सामाजिक विकास पर असर पड़ा और वो चिड़चिड़ा भी रहेगा। तो भावनात्मक विकास भी प्रभावित हुआ? बिल्कुल। इसे ही सर्वांगीण विकास या होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, और यही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। ये सर्वांगीण विकास का विचार बहुत शक्तिशाली है। अच्छा, ये जो बाल केंद्रित शिक्षा के विचार हैं, जी, ये अकादमिक रूप से कहाँ से आते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये कोई नई बात नहीं है। इसके पीछे मनोविज्ञान के बड़े बड़े दिग्गजों का काम है, जैसे जीन पियाजे। हाँ, उन्होंने हमें बताया कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। वो खाली बर्तन नहीं है जिन्हें हमें भरना है। जब हम
करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं तो हम पियाजे के कंस्ट्रक्टिविज्म की ही बात कर रहे होते हैं। अच्छा, तो करके सीखना सिर्फ एक कहावत नहीं, इसके पीछे पूरा एक सिद्धांत है। बिल्कुल। और फिर आते हैं लेव वाइगॉत्स्की, जिन्होंने सामाजिक संपर्क के महत्व पर जोर दिया। वाइगॉत्स्की। जी, उनका मानना था कि बच्चा समाज और संस्कृति के साथ बातचीत करके सीखता है। जब हम ग्रुप एक्टिविटी या सहयोग की बात करते हैं तो हम असल में वाइगॉत्स्की के विचारों को ही क्लास में लागू कर रहे होते हैं। समझ गया, लेकिन जब आप परीक्षा हॉल में होते हैं, घड़ी की सुई भाग रही होती है और सामने 4 लंबे लंबे कंफ्यूजिंग विकल्प होते हैं, तब इन गहरे सिद्धांतों को लागू करना एक चुनौती बन जाता है। बिल्कुल। और यहीं पर स्मार्ट स्टडी जोन और टू द पॉइंट के स्रोत एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। क्या है वो? हाँ, और उसे वो कहते हैं टैग वर्ड्स की रणनीति। ये एक तरह का शॉर्टकट है, लेकिन ये तुक्का नहीं है। अच्छा। ये इस गहरी समझ पर आधारित है कि सीटेट की आत्मा बाल केंद्रित है। इसलिए जो भी विकल्प बच्चे के अनुभव को, उसकी सक्रियता को प्राथमिकता देगा, वही सही होगा। मतलब कुछ शब्द ग्रीन फ्लैग्स की तरह काम करते हैं जो हमें सही उत्तर की ओर इशारा करते हैं। जैसे स्रोत बताते हैं, बच्चों को अवसर देना, उन्हें करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, उनकी सक्रिय सहभागिता को बढ़ाना। और इसी लिस्ट में आगे आते हैं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, बहुभाषिकता को एक संसाधन मानना, न कि एक बाधा, और सबसे महत्वपूर्ण, सीखी हुई चीज को दैनिक जीवन से जोड़ना। ये सारे शब्द सकारात्मक और बाल केंद्रित शिक्षा के स्तंभ हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये इतना सीधा है? मतलब क्या हमें पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बस इन जादुई शब्दों को ढूंढें और जवाब टिक कर दें? ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एलिमिनेशन के लिए सबसे शक्तिशाली औजार है। एलिमिनेशन? हाँ, सवाल को ध्यान से पढ़ना तो हमेशा जरूरी है, लेकिन जब आप विकल्पों पर आते हैं तो ये रणनीति आपका 80% काम आसान कर देती है। और ये तब और कारगर होती है जब हम इसके दूसरे पहलू यानी रेड फ्लैग्स या नकारात्मक शब्दों को पहचानते हैं। अच्छा, तो कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो हमें बताते हैं कि ये विकल्प लगभग निश्चित रूप से गलत है। जैसे केवल, मात्र, सिर्फ। हाँ, ही भी, क्योंकि ये शिक्षा को बहुत सीमित कर देते हैं। शिक्षा समावेशी होती है, सीमित नहीं। इसी तरह रटना या कंठस्थ करना, रोट लर्निंग। हाँ, ये पियाजे के सिद्धांत के एकदम खिलाफ है। दंड, सजा या भय, ये शब्द दिखते ही उस विकल्प को सबसे पहले काट देना चाहिए। एक शब्द है मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज्ड। इस पर मुझे थोड़ा संदेह है। क्या बड़े पैमाने पर निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए कुछ हद तक मानकीकरण जरूरी नहीं है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से मानकीकरण जरूरी लग सकता है, लेकिन सीटेट के संदर्भ में, जो एक शिक्षक के नजरिए की परीक्षा है, मानकीकरण एक नकारात्मक शब्द है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज करता है। ये मानता है कि सभी बच्चे एक ही तरीके से सीखेंगे और उन्हें एक ही पैमाने पर परखा जाएगा। ये बाल केंद्रित शिक्षा के मूल विचार के खिलाफ है। हमें लचीलेपन को चुनना है, मानकीकरण को नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी विचारधाराएं हैं। बिल्कुल, और ये कोई हवाई विचारधारा नहीं है। ये टैग वर्ड्स असल में हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मूल सिद्धांतों का निचोड़ है। NEP 2020 का? जी, NEP 2020 क्या कहती है? शिक्षा अनुभवात्मक, एकीकृत और बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो जब आप करके सीखना चुनते हैं तो आप सिर्फ एक विकल्प नहीं चुन रहे, आप पूरी शिक्षा नीति का समर्थन कर रही हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। स्रोत में एक सवाल था, एक समावेशी कक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? एक विकल्प है लचीला और छात्र की जरूरतों के अनुसार, और बाकी 3 विकल्पों में मानकीकृत, परीक्षण या केवल अंकों पर आधारित जैसे शब्द हैं। यहाँ ये रणनीति एकदम साफ काम करती है। मानकीकृत और केवल, ये दोनों नकारात्मक टैग वर्ड्स हैं। उन्हें हटा दें। उन्हें तुरंत हटा दें। अब आपके पास जो बचा है लचीलापन, ये एक सकारात्मक शब्द है जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। वही सही उत्तर है। समय भी बचा और सटीकता भी बढ़ी। जी। एक और पीछे होता है, एक जाल नहीं वाले सवाल। अगर प्रश्न में ही नकारात्मकता हो, जैसे इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तब क्या करें? ये एक बहुत ही जरूरी बिंदु है। यहाँ पर खेल उल्टा हो जाता है।
अब हमें उस विकल्प को ढूंढना है जिसमें नकारात्मक बात कही गई हो, क्योंकि वही हमारा सही उत्तर होगा। अच्छा। जैसे एक आम सवाल है कि विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, और एक विकल्प होता है विकास एक समान गति से होता है। हम जानते हैं कि विकास निरंतर है, लेकिन उसकी गति वो हमेशा एक जैसी नहीं होती। हाँ, बचपन में तेज, फिर धीमी। बिल्कुल, इसलिए एक समान गति विकास का सिद्धांत नहीं है, और यही उस सवाल का सही जवाब था। ठीक है, तो रणनीति तो समझ आ गई, लेकिन अब जब इतना कम समय बचा है तो अपनी एनर्जी लगाएं कहाँ? इस पर फिजिक्स वाला का स्रोत एक बहुत ही सटीक विश्लेषण देता है। हाँ, उनका सुझाव बहुत व्यावहारिक है। वे हाई यील्ड टॉपिक्स पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं। हाँ, यील्ड टॉपिक्स। ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे लगभग हर साल हर पेपर में सवाल आते ही हैं। अंतिम दिनों में कोई बिल्कुल नया टॉपिक उठाने के बजाय इन पर अपनी पकड़ मजबूत करना ज्यादा समझदारी है। और ये टॉपिक्स कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर हैं पियाजे, वाइगॉत्स्की और कोहलबर्ग। इनके सिद्धांतों से 3-4 सवाल पक्के हैं। फिर आती है समावेशी शिक्षा, उसका कॉन्सेप्ट। इसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और एनसीएफ 2005, इनसे सीधे सवाल आ जाते हैं। ओके। और अंत में बुद्धि के सिद्धांत, खासकर हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। अगर किसी ने सिर्फ इन 5-6 टॉपिक्स को ही बहुत अच्छे से कर लिया तो भी वो सीडीपी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। तो सलाह यह है कि अंतिम दिनों में चौड़ाई से ज्यादा गहराई पर ध्यान दें। बिल्कुल, स्मार्ट रिवीजन का यही मतलब है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, सीडीपी सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि पूरे पेपर की नींव है। जी। दूसरी, पियाजे और वाइगॉट्स्की जैसे विचारकों को जानना हमें क्यों का जवाब देता है। और तीसरी, परीक्षा हॉल के लिए ये सकारात्मक और नकारात्मक टैग वर्ड्स की रणनीति एक बेहद कारगर हथियार है। और ये सब सिर्फ परीक्षा पास करने की तरकीबें नहीं है। का एक महामैराथन वीडियो जो बाल विकास मतलब सीडीपी की गहराइयों में उतरता है। जी। और साथ ही स्मार्ट स्टडी जोन और टू द पॉइंट से वो कमाल की तरकीबें जो पेडागोजी के लंबे सवालों को चुटकियों में हल करने का दावा करती हैं। बिल्कुल, आज हमारा मकसद सिर्फ यह जानना नहीं है कि क्या पढ़ना है, बल्कि यह समझना है कि कैसे सोचना है। अच्छा। हाँ, हम 2 काम करेंगे। पहला, बाल विकास के जो बुनियादी सिद्धांत है उनकी नींव को मजबूत करेंगे, और दूसरा, उन सवालों से निपटने का एक तरीका सीखेंगे जहां ज्ञान से ज्यादा टाइम मैनेजमेंट काम आता है। चलिए इसकी परतें खोलते हैं और देखते हैं कि सीटीईटी के सीडीपी सेक्शन में 30 में से 30 अंक पक्के करने का वो रास्ता आखिर दिखता कैसा है। शिक्षा निकेतन के स्रोत में एक बहुत मजबूत बात कही गई है कि सीडीपी इस परीक्षा की रीढ़ की हड्डी है। ये सिर्फ 30 नंबर का एक सेक्शन नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया है? ये एक बहुत ही दिलचस्प अवलोकन है। देखिए, सीडीपी से सीधे 30 सवाल तो आते ही हैं, वो तो साफ है। हाँ, वो तो है। लेकिन इसका असली जादू या कहूं कि असर वो बाकी विषयों की पेडागोजी में दिखाई देता है। अच्छा। आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित या ईवीएस के जो 15-15 पेडागोजी वाले सवाल हैं, उन्हें तब तक असरदार तरीके से हल नहीं कर सकते जब तक आप ये ना समझें कि एक बच्चा सीखता कैसे है, सोचता कैसे है। तो अगर आपकी सीडीपी मजबूत है तो आप असल में 30 नहीं बल्कि 90 से ज्यादा अंकों की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, आप 90 से ज्यादा अंकों की नींव रख रहे हैं। ये पूरे पेपर का आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है। 90 से ज्यादा अंक, ये तो पूरा गेम चेंजर है। अच्छा, सिलेबस को देखें तो इसमें 3 मुख्य हिस्से हैं। बाल विकास के 15 प्रश्न, समावेशी शिक्षा के 5 और अधिगम शिक्षा शास्त्र के 10। जी। तो चलिए सबसे बड़े हिस्से से शुरू करते हैं, बाल विकास। इसमें वो कौन सा एक कॉन्सेप्ट है जिसे समझे बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है? सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी अंतर वो है वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट के बीच का। ग्रोथ और डेवलपमेंट। हाँ, अक्सर लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। स्रोत में इसे समझाने के लिए एक हाथी की बहुत ही कमाल की कहानी है। अच्छा, बताइए। एक आदमी एक विशाल हाथी को बस एक पतली सी रस्सी से बंधा देखकर हैरान रह जाता है। वो महावत से पूछता है कि इतना बड़ा जानवर इस मामूली रस्सी को क्यों नहीं तोड़ रहा। हाँ, ये तो कोई भी सोचेगा। महावत ने जवाब दिया, जब ये हाथी छोटा था तब भी मैं इसे इसी रस्सी से बांधती थी। उस उम्र में ये रस्सी उसे रोकने के लिए काफी थी। उसने हजारों बार कोशिश की पर तोड़ नहीं पाया। धीरे धीरे उसने मान लिया कि ये रस्सी कभी नहीं टूटेगी। अब देखिए,
आज उस हाथी का शरीर बहुत बड़ा हो गया है, यानी उसकी वृद्धि तो हो गई, लेकिन उसकी सोच वहीं अटकी हुई है। बिल्कुल, यानी उसका विकास नहीं हुआ। वाह, क्या शानदार तरीका है समझाने का। तो अगर मैं सही समझ रहा हूं तो वृद्धि सिर्फ शारीरिक है जिसे हम माप सकते हैं। जी, जैसे लंबाई, वजन। और ये एक उम्र के बाद मतलब परिपक्वता आने पर रुक जाती है। एकदम सही। जबकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भ से कब्र तक, यानी वूम टू टूम चलती है, ये कभी नहीं रुकती। कभी नहीं। यह मात्रात्मक होने के साथ साथ गुणात्मक भी है। इसमें सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि 4 मुख्य आयाम शामिल हैं: शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक। मतलब फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। PCSE। हाँ, PCSE। और ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं। सोचिए, अगर एक बच्चा शारीरिक रूप से बीमार है तो क्या उसका पढ़ाई में मन लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसका संज्ञानात्मक विकास प्रभावित हुआ। वो दोस्तों के साथ खेलेगा? नहीं। मतलब सामाजिक विकास पर असर पड़ा और वो चिड़चिड़ा भी रहेगा। तो भावनात्मक विकास भी प्रभावित हुआ। बिल्कुल। इसे ही सर्वांगीण विकास या होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, और यही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। ये सर्वांगीण विकास का विचार बहुत शक्तिशाली है। अच्छा, ये जो बाल केंद्रित शिक्षा के विचार हैं, जी, ये अकादमिक रूप से कहाँ से आते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये कोई नई बात नहीं है। इसके पीछे मनोविज्ञान के बड़े बड़े दिग्गजों का काम है, जैसे जीन पियाजे। हाँ, उन्होंने हमें बताया कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। वो खाली बर्तन नहीं है जिन्हें हमें भरना है। जब हम करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं तो हम पियाजे के कंस्ट्रक्टिविज्म की ही बात कर रहे होते हैं। अच्छा, तो करके सीखना सिर्फ एक कहावत नहीं, इसके पीछे पूरा एक सिद्धांत है। बिल्कुल। और फिर आते हैं लेव वाइगोत्स्की, जिन्होंने सामाजिक संपर्क के महत्व पर जोर दिया। वाइगोत्स्की। जी, उनका मानना था कि बच्चा समाज और संस्कृति के साथ बातचीत करके सीखता है। जब हम ग्रुप एक्टिविटी या सहयोग की बात करते हैं तो हम असल में वाइगोत्स्की के विचारों को ही क्लास में लागू कर रहे होते हैं। समझ गया। लेकिन जब आप परीक्षा हॉल में होते हैं, घड़ी की सुई भाग रही होती है और सामने 4 लंबे लंबे कंफ्यूजिंग विकल्प होते हैं, तब इन गहरे सिद्धांतों को लागू करना एक चुनौती बन जाता है। बिल्कुल। और यहीं पर स्मार्ट स्टडी जोन और टू द पॉइंट के स्रोत एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। क्या है वो? हाँ, और उसे वो कहते हैं टैग वर्ड्स की रणनीति। ये एक तरह का शॉर्टकट है, लेकिन ये तुक्का नहीं है। अच्छा। ये इस गहरी समझ पर आधारित है कि सीटेट की आत्मा बाल केंद्रित है। इसलिए जो भी विकल्प बच्चे के अनुभव को, उसकी सक्रियता को प्राथमिकता देगा, वही सही होगा। मतलब कुछ शब्द ग्रीन फ्लैग्स की तरह काम करते हैं जो हमें सही उत्तर की ओर इशारा करते हैं। जैसे स्रोत बताते हैं, बच्चों को अवसर देना, उन्हें करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, उनकी सक्रिय सहभागिता को बढ़ाना। और इसी लिस्ट में आगे आते हैं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, बहुभाषिकता को एक संसाधन मानना, न कि एक बाधा, और सबसे महत्वपूर्ण, सीखी हुई चीज को दैनिक जीवन से जोड़ना। ये सारे शब्द सकारात्मक और बाल केंद्रित शिक्षा के स्तंभ हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये इतना सीधा है? मतलब क्या हमें पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बस इन जादुई शब्दों को ढूंढें और जवाब टिक कर दें? ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एलिमिनेशन के लिए सबसे शक्तिशाली औजार है। एलिमिनेशन? हाँ, सवाल को ध्यान से पढ़ना तो हमेशा जरूरी है, लेकिन जब आप विकल्पों पर आते हैं तो ये रणनीति आपका 80% काम आसान कर देती है। और ये तब और कारगर होती है जब हम इसके दूसरे पहलू यानी रेड फ्लैग्स या नकारात्मक शब्दों को पहचानते हैं। अच्छा, तो कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो हमें बताते हैं कि ये विकल्प लगभग निश्चित रूप से गलत है। जैसे केवल, मात्र, सिर्फ। हाँ, ही भी, क्योंकि ये शिक्षा को बहुत सीमित कर देते हैं। शिक्षा समावेशी होती है, सीमित नहीं। इसी तरह रटना या कंठस्थ करना, रोट लर्निंग, हाँ, ये पियाजे के सिद्धांत के एकदम खिलाफ है। दंड, सजा या भय, ये शब्द दिखते ही उस विकल्प को सबसे पहले काट देना चाहिए। एक शब्द है मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज्ड। इस पर मुझे थोड़ा संदेह है। क्या बड़े पैमाने पर निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए कुछ हद तक मानकीकरण जरूरी नहीं है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से मानकीकरण जरूरी लग सकता है, लेकिन सीटेट के संदर्भ में जो एक शिक्षक के नजरिए की परीक्षा है,
मानकीकरण एक नकारात्मक शब्द है, क्यों? क्योंकि ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज करता है। ये मानता है कि सभी बच्चे एक ही तरीके से सीखेंगे और उन्हें एक ही पैमाने पर परखा जाएगा। ये बाल केंद्रित शिक्षा के मूल विचार के खिलाफ है। हमें लचीलेपन को चुनना है, मानकीकरण को नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी विचारधाराएं हैं। बिल्कुल, और ये कोई हवाई विचारधारा नहीं है। ये टैग वर्ड्स असल में हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मूल सिद्धांतों का निचोड़ हैं। NEP 2020 का? जी, NEP 2020 क्या कहती है? शिक्षा अनुभवात्मक, एकीकृत और बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो जब आप करके सीखना चुनते हैं तो आप सिर्फ एक विकल्प नहीं चुन रहे, आप पूरी शिक्षा नीति का समर्थन कर रही हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। स्रोत में एक सवाल था, एक समावेशी कक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? एक विकल्प है लचीला और छात्र की जरूरतों के अनुसार, और बाकी 3 विकल्पों में मानकीकृत परीक्षण या केवल अंकों पर आधारित जिसे शब्द हैं। यहाँ ये रणनीति एकदम साफ काम करती है। मानकीकृत और केवल, ये दोनों नकारात्मक टैग वर्ड्स हैं। तूने हटा दें। उन्हें तुरंत हटा दें। अब आपके पास जो बचा है लचीलापन, ये एक सकारात्मक शब्द है जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। वही सही उत्तर है। समय भी बचा और सटीकता भी बढ़ी। जी। एक और पीछे होता है, मतलब एक जाल नहीं वाले सवाल। अगर प्रश्न में ही नकारात्मकता हो, जैसे इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तब क्या करें? ये एक बहुत ही जरूरी बिंदु है। यहाँ पर खेल उल्टा हो जाता है। अब हमें उस विकल्प को ढूंढना है जिसमें नकारात्मक बात कही गई हो, क्योंकि वही हमारा सही उत्तर होगा। अच्छा। जैसे एक आम सवाल है कि विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, और एक विकल्प होता है विकास एक समान गति से होता है। हम जानते हैं कि विकास निरंतर है, लेकिन उसकी गति वो हमेशा एक जैसी नहीं होती। हाँ, बचपन में तेज, फिर धीमी। बिल्कुल, इसलिए एक समान गति विकास का सिद्धांत नहीं है, और यही उस सवाल का सही जवाब था। ठीक है, तो रणनीति तो समझ आ गई, लेकिन अब जब इतना कम समय बचा है तो अपनी एनर्जी लगाएं कहाँ? इस पर फिजिक्स वाला का स्रोत एक बहुत ही सटीक विश्लेषण देता है। हाँ, उनका सुझाव बहुत व्यावहारिक है। वे हाई यील्ड टॉपिक्स पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं। हाँ, यील्ड टॉपिक्स। ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे लगभग हर साल हर पेपर में सवाल आते ही हैं। अंतिम दिनों में कोई बिल्कुल नया टॉपिक उठाने के बजाय इन पर अपनी पकड़ मजबूत करना ज्यादा समझदारी है। और ये टॉपिक्स कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर हैं पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग। इनके सिद्धांतों से 3-4 सवाल पक्के हैं। फिर आती है समावेशी शिक्षा, उसका कॉन्सेप्ट। इसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और NCF 2005, इनसे सीधे सवाल आ जाते हैं। ओके। और अंत में बुद्धि के सिद्धांत, खासकर हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। अगर किसी ने सिर्फ इन 5-6 टॉपिक्स को ही बहुत अच्छे से कर लिया तो भी वो CDP में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। तो सलाह यह है कि अंतिम दिनों में चौड़ाई से ज्यादा गहराई पर ध्यान दें। बिल्कुल, स्मार्ट रिवीजन का यही मतलब है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, CDP सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि पूरे पेपर की नींव है। जी। दूसरी, पियाजे और वाइगोट्स्की जैसे विचारकों को जानना हमें क्यों का जवाब दे। नमस्ते। और आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम CTET यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी पर गहराई से नजर डालेंगे, खास तौर पर उस सेक्शन पर जिसे कई लोग सबसे मुश्किल मानते हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी CDP, और जिसे कई लोग इस परीक्षा की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। हाँ। इससे सीधे 30 प्रश्न तो आते ही हैं, लेकिन इसकी समझ आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित जैसे दूसरे विषयों के पेडागॉजी वाले हिस्से में भी बहुत मदद करती है। अगर CDP पर पकड़ मजबूत है तो पूरे पेपर में 90 से ज्यादा स्कोर करना काफी आसान हो जाता है। बिल्कुल। हमारे पास इसके लिए कई स्रोत हैं, कुछ ऑनलाइन कोचिंग के वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, कुछ स्टडी गाइड्स हैं और कुछ परीक्षा की रणनीति बताने वाले दस्तावेज। और आज हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि CDP के लिए क्या पढ़ना है, बल्कि ये जानना है कि सवालों को सोचना कैसे है। सही बात है। परीक्षा को स्मार्ट तरीके से कैसे हल करना है। हम बुनियाद से शुरू करेंगे और फिर पेडागॉजी के सवालों को हल करने की एक बहुत ही कारगर रणनीति पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो CDP का जो सिलेबस है वो मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बटा है: बाल विकास, समावेशी शिक्षा और अधिगम व शिक्षा शास्त्र। लेकिन इन सब की शुरुआत एक बहुत ही एक बुनियादी सवाल से होती है: वृद्धि
और विकास में फर्क क्या है? हाँ, ग्रोथ और डेवलपमेंट। सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर हमारे स्रोतों के मुताबिक यहीं से सही सोच की नींव पड़ती है। यहाँ एक दिलचस्प कहानी है जो इस अंतर को एकदम साफ कर देती है। अच्छा? एक आदमी ने देखा कि एक विशाल हाथी को एक बहुत पतली सी रस्सी से बांधा गया है, तो उसने महावत से पूछा कि इतना ताकतवर जानवर इस कमजोर रस्सी को क्यों नहीं तोड़ता। महावत ने जवाब दिया, जब ये छोटा था तब भी हम इसे इसी रस्सी से बांधते थे। उस वक्त इसने बहुत कोशिश की पर तोड़ नहीं पाया। धीरे धीरे इसने मान लिया कि ये रस्सी कभी नहीं टूटेगी। मतलब आज उसका शरीर तो बहुत बड़ा हो गया है, पर उसका दिमाग हम्म, वो वही अटका हुआ है। एकदम सही। उसका शरीर बड़ा होना वो है वृद्धि यानी ग्रोथ। ये सिर्फ शारीरिक है, जैसे लंबाई, वजन का बढ़ना। इसे मापा जा सकता है, इसलिए ये मात्रात्मक है और ये एक समय के बाद लगभग 18-20 साल में रुक जाती है। हाँ। लेकिन उसका ये मान लेना कि वो रस्सी नहीं तोड़ सकता, ये उसके विकास यानी डेवलपमेंट से जुड़ा है, जो रुका हुआ है। विकास गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी तरह के बदलाव शामिल हैं। तो ये गुणात्मक है। हाँ, ये हमारी कार्यक्षमता में सुधार है। अच्छा, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि उंगलियों का लंबा होना तो वृद्धि है, पर उन उंगलियों से सुंदर पेंटिंग बनाना या गिटार बजाना सीखना वो विकास है। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में विकास के 4 मुख्य आयाम बताए गए हैं, जिन्हें याद रखने का एक फॉर्मूला भी है, PCS। P से फिजिकल यानी शारीरिक, C से कॉग्निटिव यानी दिमागी, S से सोशल सामाजिक, और E से इमोशनल यानी संवेगात्मक। और सबसे जरूरी बात, ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं, है ना? बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। मान लीजिए एक बच्चे के दांत में दर्द है, ये एक शारीरिक समस्या हुई। हाँ। इस वजह से उसका क्लास में ध्यान नहीं लगेगा, ये हो गया कॉग्निटिव असर। वो दर्द के कारण दूसरे बच्चों से बात नहीं करेगा, खेलेगा नहीं, ये सामाजिक असर है। और चिड़चिड़ा रहेगा दिन भर। बिल्कुल। और वो दिन भर चिड़चिड़ा रहेगा, ये भावनात्मक असर है। इसे ही सर्वांगीण विकास कहते हैं। परीक्षा में कोई भी सवाल आए, बच्चे को इन्हीं चारों आयामों पर एक साथ देखना होता है। और विकास की एक दिशा भी होती है। स्रोत कहते हैं कि ये स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाता है, ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स। बिल्कुल। बच्चा पहले अपनी बड़ी मांसपेशियों पर कंट्रोल करना सीखता है, जैसे दौड़ना, कूदना या पूरे हाथ से गेंद फेंकना। यह है ग्रॉस मोटर स्किल। इसके बाद वो अपनी छोटी मांसपेशियों पर नियंत्रण सीखता है, जैसे 2 उंगलियों से मटर का दाना उठाना या पेंसिल पकड़कर लिखना। ये फाइन मोटर स्किल है। अच्छा। ये तो हुई शारीरिक विकास की बात। लेकिन दिमागी और सामाजिक विकास कैसे होता है? इसी पर CDP के 3 सबसे बड़े नाम पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग अपनी पूरी थ्योरी बनाते हैं। हाँ, ये नाम तो हर स्रोत में है, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। कहा जाता है कि अकेले ये 3 मनोवैज्ञानिक ही 4 से 5 नंबर दिला सकते हैं, लेकिन इनकी थ्योरीज थोड़ी जटिल लगती हैं। इन्हें समझना आसान है अगर आप इनका मूल मंत्र या कोर आइडिया पकड़ लें। ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। जॉन पियाजे कहते हैं कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। वो चीजों को छूकर, देखकर, तोड़ मड़ोड़ कर दुनिया को समझता है। मतलब बच्चा खुद का शिक्षक है, अपने अनुभवों से सीख रहा है। सही पकड़ा। अब आते हैं लेव वाइगोत्स्की पर। वो कहते हैं नहीं, बच्चा अकेले नहीं सीखता, वो समाज, संस्कृति और भाषा की मदद से सीखता है। एक बच्चा वो काम जल्दी सीख जाता है जो वो किसी बड़े या अपने से ज्यादा जानने वाले दोस्त की मदद से करता है। वाइगोत्स्की के लिए सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो पियाजे और वाइगोत्स्की में तो एक तरह से सीधा टकराव लगता है। एक कहता है बच्चा खुद सीखता है, दूसरा कहता है समाज सिखाता है। ये एक बहुत शानदार बिंदु है। यही वो बारीकी है जो परीक्षा में काम आती है। पियाजे विकास को पहले और सीखने को बाद में रखते हैं, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि सीखना और सामाजिक संपर्क ही विकास को आगे बढ़ाते हैं। और तीसरे कोहलबर्ग। हाँ, लॉरेंस कोहलबर्ग, वो सही और गलत की समझ पर बात करते हैं, जिसे नैतिक विकास कहते हैं। वो कहते हैं कि एक बच्चा नैतिकता की सीढ़ियां चढ़ता है। शुरू में वो सजा से बचने के लिए सही काम करता है। अच्छा, जैसे होमवर्क कर लेना,
ताकि डांट ना पड़े। बिल्कुल। फिर समाज की नजरों में अच्छा बनने के लिए, और बहुत कम लोग उस स्तर तक पहुंचते हैं जहां वो सार्वभौमिक सिद्धांतों के लिए सही गलत का फैसला करते हैं। तो संक्षेप में, पियाजे का नन्ना वैज्ञानिक, वाइगोत्स्की का सामाजिक शिक्षार्थी और कोहलबर्ग की नैतिकता की सीढ़ी। हाँ, ये 3 विचार कई सवालों का आधार दे सकते हैं। चलिए, ये तो ही फाउंडेशनल बातें, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब सवाल सामने आता है। ये जो पेडागोजी के सवाल आते हैं ना सीटेट में, हाँ, बहुत लंबे होते हैं। उनको तो बस पढ़ते पढ़ते ही पूरा टाइम निकल जाता है। और यहीं पर वो रणनीति काम आती है जिसे हमारे स्रोत टैग वर्ड्स या कीवर्ड्स का तरीका कहते हैं। इसका मूल सिद्धांत बहुत सरल है। आज की शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड, मतलब बच्चा ही हीरो है। तो हर वो विकल्प सही होने की संभावना ज्यादा है जिसमें बच्चे को प्राथमिकता दी जा रही है, और हर वो विकल्प गलत है जो बच्चे को निष्क्रिय या कमतर दिखाता है। तो इन स्रोतों के आधार पर पॉजिटिव शब्दों का थीम है बच्चे को हीरो बनाना, जैसे बच्चे को भरपूर अवसर देना। अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, चाहे वो अपनी बात कहने का हो, सवाल पूछने का हो या कोई काम करने का। और उसे करके सीखने का मौका देना, लर्निंग बाय डूइंग। हाँ, बच्चा जब खुद कुछ करता है अपने हाथों से तो वो सबसे अच्छा सीखता है। इसी से जुड़ा है सक्रिय सहभागिता, एक्टिव पार्टिसिपेशन। मतलब बच्चा क्लास में सिर्फ एक मूक दर्शक ना हो। बिल्कुल नहीं। स्रोतों में एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव शब्द है विविधता या बहुभाषिकता। हाँ, डाइवर्सिटी या मल्टीलिंगुअलिज्म। मतलब क्लास में अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों का होना कोई समस्या नहीं, बल्कि एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। और पढ़ाने के तरीके को दैनिक जीवन से जोड़ना, रियल लाइफ कनेक्शन। हाँ, अगर आप गणित में जोड़ना घटाना सिखा रहे तो उसे बाजार में खरीदारी से जोड़ें, तभी पढ़ाई उसे सार्थक लगेगी, बोझ नहीं। और एक शब्द जो मुझे बहुत पसंद है वो है त्रुटियां, एरर्स, गलतियां। हाँ, बच्चे की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ये एक खिड़की की तरह है जिससे टीचर बच्चे के दिमाग में झांक सकता है कि वो सोच कैसे रहा है। ठीक है, अब आते हैं खतरे की घंटी पर। नेगेटिव शब्द, रेड फ्लैग्स। इनका थीम है बच्चे को कैदी बनाना या सीमित करना। इसमें सबसे बड़ा विलन है केवल, मात्र, सिर्फ, ही, ओनली। हाँ, ये 99% नेगेटिव होता है क्योंकि ये विकल्पों को बहुत सीमित कर देता है। शिक्षा का दायरा बहुत बड़ा है, उसे केवल में नहीं बांधा जा सकता। जैसे बच्चे केवल पाठ्यपुस्तक से सीखते हैं, ये तो सरासर गलत है। एकदम गलत। अगला है रटना, कंठस्थ करना, रोट लर्निंग। NEP 2020 भी रटने की बजाय समझने पर जोर देती है। और जाहिर है दंड, सजा, भय, पनिशमेंट या फियर। बच्चे को डराना या मारना एक अपराध है और सीखने की प्रक्रिया में इसकी कोई जगह नहीं है। फिर आता है तुलना, पृथक्करण, कंपैरिजन या सेग्रीगेशन। 2 बच्चों की आपस में तुलना करना मतलब आप एक बच्चे को नीचा दिखा रहे हैं, और उन्हें होशियार कमजोर के ग्रुप में बांटना भी समावेशी शिक्षा के खिलाफ है। हर बच्चा खास है। एक शब्द है मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज्ड। एक मिनट, मुझे लगा था कि मानकीकृत टेस्ट तो अच्छी चीज है। इससे सभी छात्रों को एक ही पैमाने पर निष्पक्षता से परखा जा सकता है। तो फिर शिक्षा शास्त्र में इसे नेगेटिव क्यों माना जाता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और यही वो दुविधा है जिसमें कई लोग फंसते हैं। मानकीकृत का मतलब है सभी के लिए एक जैसा कठोर नियम या तरीका। अच्छा। ये तरीका बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज करता है। हर बच्चे के सीखने की गति, तरीका और जरूरतें अलग अलग होती हैं। इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा में कठोरता की जगह लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी। मूल्यांकन भी लचीला होना चाहिए, न कि सबके लिए एक ही डंडा। समझ गया। तो जहां बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा हो, वो नेगेटिव है। हाँ। और अगर किसी विकल्प में बच्चे को निष्क्रिय दिखाया जा रहा हो, पैसिव, मतलब वो सिर्फ चुपचाप सुन रहा है, तो समझो वो सीख नहीं रहा है। सही बात है। तो अब इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें? इसका इस्तेमाल एलिमिनेशन मेथड से करना है, काटने वाला तरीका। चलिए एक काल्पनिक सवाल से इसे समझते हैं। ठीक है, मैं एक सवाल पढ़ता हूं जो सीटेट के पैटर्न जैसा है। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को किस तरह समझा जाना चाहिए? और 4 विकल्प हैं। ए, ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में। बी, उन्हें केवल पाठ्य पुस्तकों से ही सीखना चाहिए और कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए।
सी छोटे वयस्कों के रूप में, जिनकी सोच वयस्कों जैसी ही होती है, और डी अपने ज्ञान का निर्माण करने में सक्रिय भागीदार के रूप में। चलिए एलिमिनेशन शुरू करते हैं। विकल्प ए में निष्क्रिय शब्द है। रेड फ्लैग। हाँ, एक बड़ा रेड फ्लैग है। बच्चा निष्क्रिय नहीं हो सकता, तो ए को काट दें। विकल्प बी में केवल शब्द है, एक और रेड फ्लैग। बिल्कुल, ये बच्चे को पाठ्य पुस्तक तक सीमित कर रहा है और सवाल पूछने से भी रोक रहा है, तो बी भी गया। अब बचा सी और डी। विकल्प सी कहता है कि बच्चों की सोच वयस्कों जैसी होती है। ये पियाजे के सिद्धांत के भी खिलाफ है, जो कहते हैं कि बच्चों की सोच की वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों वयस्कों से अलग होती है। अच्छा, तो सी भी गलत है। तो हमारे पास सिर्फ डी बचा, जिसमें सक्रिय भागीदार और ज्ञान का निर्माण जैसे पॉजिटिव शब्द हैं। हाँ, ये पियाजे की नन्हे वैज्ञानिक वाली बात से भी मिलता है। तो सही जवाब डी है। देखा कितना आसान हो गया। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा जाल है जिससे बचना जरूरी है। क्या? अगर सवाल में ही नहीं या के अलावा पूछा गया हो, जैसे इनमें से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, तो पूरा खेल पलट जाता है। तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में आपका नेगेटिव शब्द ही आपका सही उत्तर बन जाएगा। अच्छा, क्योंकि सवाल आपसे पूछ रहा है कि इन विकल्पों में से गलत क्या है, तो जो टैग वर्ड आमतौर पर गलत होता है वही उस सवाल के लिए सही जवाब होगा। परीक्षा में सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना इसीलिए जरूरी है। तो इसका सार क्या है? पहला, सीडीपी की बुनियाद को समझें, खासकर वृद्धि और विकास के अंतर को, और उनके आपसी संबंध को। दूसरा, पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के मूल विचारों को पकड़ें, रटे नहीं, बस उनका सार समझें। और तीसरा, लंबे सवालों से डरने की बजाय बाल केंद्रित मानसिकता को अपनाएं। हाँ, खुद को एक आदर्श शिक्षक की जगह रखकर सोचें। और इन पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें। एलिमिनेशन मेथड से ना सिर्फ टाइम बचेगा, बल्कि आपकी सटीकता भी बढ़ेगी। ये तो बहुत ही व्यावहारिक और असरदार लग रहा है। ये स्रोत हमें आदर्श शिक्षण के सिद्धांत और रणनीतियां तो बताते हैं, लेकिन सोचने के लिए एक सवाल ये है, जब एक असल भारतीय क्लासरूम में 40 या 50 बच्चे होते हैं, जहां हर बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना वो लगभग नामुमकिन लगता है, तो इन बाल केंद्रित सिद्धांतों को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या आती हैं? और एक शिक्षक के तौर पर इस आदर्श सिद्धांत और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को कैसे पाटा जा सकता है?